So guys, I have given you an example. कौन सा एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को? मैंने आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कहा था, और एग्जाम्पल क्या दिया था आप लोगों को? एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये दिया था, क्वेश्चन था ये, डिटरमाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, और आपको कंपाउंड मैंने शायद ये दिया था, याद है? एस एच उसको जुड़ा हुआ था, इधर उसको कौन सा ग्रुप था? Cl, देन हियर ये ऐसा ग्रुप यानी कि CH2 CH3, यस, एंड यहाँ पे डैश यानी कि CH3, और इसी कंपाउंड को मैंने ऐसे भी दिखाया था, SH, ऐसे दिखाया था, आया ना? फटाफट बोलो। ऐसे भी दिखाया था, सिर्फ एक सिंगल लाइन होना, मतलब एंड को CH3 है, ऐसा होना मतलब क्या? एक लाइन और एक लाइन, दो लाइंस होना, मतलब यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे एंड को CH3, यानी कि ऐसा ग्रुप यानी कि इथिल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर मैंने दिया था, और इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने को बोला था। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने को बोला था, मतलब ये जो पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है? दिस इज योर कार्बन, जो कैसा है? स्टार वाला कार्बन, यानी कि यही है आपका क्या? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के बारे में पता है सबको? कायरल कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जिसके चार अलग अलग ग्रुप के साथ बॉन्ड्स हैं, यानी कि असिमेट्रिक कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। चार अलग अलग ग्रुप्स या एटम को जो बॉन्डेड है, ऐसा टेट्राहाइड्रल कार्बन जिसका एक कैसा दिखाया मैंने, अबोव द प्लेन ये, बिलो द प्लेन ये, दो इन प्लेन, ऐसा कार्बन यानी कि कायरल कार्बन। इसके अराउंड ये जो चार ग्रुप्स है, इनको प्रायोरिटी असाइन करके, इनको 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स देके, वो ये जो चार ग्रुप 1 2 3 4, इनको ऐसे नंबर देके, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 4, यानी कि 1 2 3 4 नंबर देके इनको, ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है, चार 1 2 3 4 नंबर जो दिए गए हैं, उन नंबर के अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है कि एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आर है कि यस है, ये डिटरमाइन करने को बोला था। आया आपको? ये सॉल्व कर सके आप लोग कि नहीं किया? किसी ने भी किया नहीं? फटाफट बोलो। अगर किया नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा रे। यही दिया था ना, आया ना? दिस वाज द होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, दिस वाज द होमवर्क। यही होमवर्क था ना? कल का या परसों का यही होमवर्क था ना? गाइस फटाफट बोलो, ये होमवर्क था कि नहीं? क्या पता। हाँ, सॉल्व हुआ कि नहीं? ओके, प्रणिता इज सेइंग, अथर्व इज सेइंग यस। आदिति है क्या? संस्कृति है क्या? सब लोग है क्या? आदिति संस्कृति है क्या? आदिति है, संस्कृति है, साक्षी है, ओके। युवराज दो दो तीन दिन बाद आएगा। सोहम है, साक्षी मैना भी है, रुग्वेदा भी है। चलो, तो अब आप लोग बता दो कि ये मैंने दिया था आपको होमवर्क, एज अ होमवर्क, तो आप लोगों ने सॉल्व किया? सॉल्व कर सके कि नहीं? नहीं कर सके तो मैं सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि SN1 SN2 की तरफ जाना है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर जिसको पता है, वही SN1 या SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 तरीके से हो रही है कि SN2 तरीके से, मैकेनिज्म क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इसके बारे में हम लोग विदाउट डूइंग अ रिएक्शन, सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर या एस, रिएक्टेंट जो है उससे जो प्रोडक्ट बना है उनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये देख के भी क्या SN1 एंड SN2 बता सकते हैं। तो SN1 एंड SN2 स्टडी करने का बेस्ट टूल है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का निकाल लेना। इसलिए तो हम लोगों ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखा है, हाँ या ना? तो अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो गाइस। नहीं आया? ठीक है, तो मुझे बताओ, एटलीस्ट ये तो बताओ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रायोरिटी असाइन करने के बाद, प्रायोरिटी देने के बाद लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? चलो प्रायोरिटी दे दो,
First of all, we will assign priority. First, assign priority to 4 different groups bonded to chiral carbon. कायरल कार्बन को जो बॉन्डेड 4 ग्रुप दिख रहे हैं उनको प्रायोरिटी दे दो इस कंपाउंड में। पहली प्रायोरिटी किसको आएगी? सल्फर का एटॉमिक नंबर, ये एसएच ग्रुप जो है इसका सल्फर जो अटैच है किसको? कायरल कार्बन को। इस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। यहाँ पे क्लोरीन भी है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ये कार्बन जो CH3 ग्रुप का है उसका भी एटॉमिक नंबर 6। ये कार्बन जो CH2CH3 इथिल ग्रुप का है इसका भी एटॉमिक नंबर 6। तो इथिल ग्रुप या मिथिल ग्रुप दोनों में से किसको प्रायोरिटी दी जाए? इथिल ग्रुप को। क्यों? इथिल ग्रुप का ये जो कार्बन है वो आगे एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन को बॉन्डेड है। ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन को ही बॉन्डेड है, यानी कि इस कार्बन को, जो कायरल कार्बन को बॉन्डेड ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन इसको बॉन्डेड ये कार्बन, ये कायरल कार्बन इसको बॉन्डेड कौन सा कार्बन? ये कायरल कार्बन इसको बॉन्डेड, इस कायरल कार्बन को बॉन्डेड कौन सा कार्बन? ये वाला। इथिल ग्रुप का भी कार्बन, मिथिल ग्रुप का भी कार्बन, दोनों कायरल कार्बन को बॉन्डेड है। इस कार्बन में आगे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में आगे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन जो है बड़े वाले कार्बन को बॉन्डेड है, एक एक्स्ट्रा कार्बन को बॉन्डेड है, ये तीनों हाइड्रोजन को बॉन्डेड है। तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इससे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। तो आप प्रायोरिटी बोलो एसएच को के सीएल को, एसएच को के सीएल को, किसको प्रायोरिटी? किसको प्रायोरिटी? एसएच के सीएल। हाँ करेक्ट। तो नंबर 1 मैं सीएल को दे देता हूं। आप कह रहे हो तो सीएल को दे दिया मैंने नंबर 1। अब बता दो कि सेकेंड प्रायोरिटी किसको दे दूं? सेकेंड प्रायोरिटी इसको दे दूं, फर्स्ट सेकेंड, करेक्ट। थर्ड प्रायोरिटी इसको दे दूं, फोर्थ प्रायोरिटी किसको दे दूं? मिथिल को, बराबर। फोर्थ किसको? मिथिल को। थर्ड इसको। प्रायोरिटी देके हो गया? प्रायोरिटी देके हो गया? हाँ या ना? जो प्रायोरिटीज मैंने दी है करेक्ट दी है, इनको जो मैंने, हम लोगों को जो प्रायोरिटी के रूल्स पता है, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने प्रायोरिटी दी है। तो प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है कौन सा है, एंड वो बिलो द प्लेन है या अबो द प्लेन है या इन प्लेन है? हु इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप? विच इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाँ कौन है? CH3। एंड ये CH3 अबो द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है? फटाफट फटाफट। इट इज, हाँ इन प्लेन। तो एज पर रूल ये तो अबो द प्लेन होना चाहिए या बिलो द प्लेन? ये अबो द प्लेन होना चाहिए या बिलो द प्लेन होना चाहिए, लेकिन ये तो है इन प्लेन। देयरफॉर dash CH3 group must be made below the plane by exchanging its position, by exchanging its position, by exchanging its position, by exchanging its position. By exchanging its position. कैसे? इन दोनों के बीच इंटरचेंज कर लो, by exchanging its position with कौन? with Cl। तो क्या होगा? ये कार्बन के अराउंड ये ग्रुप ऐसा होगा SH, इधर अब आ जाएगा CH3, इधर अब आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा CH2CH3। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यस और नो?
तो अब मुझे बता दो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, कॉन्फ़िगरेशन क्या आया बता दो। 1 2 3 प्रायोरिटी के ग्रुप कैसे हैं, 1 2 3 प्रायोरिटी के ग्रुप कैसे हैं। अब 1 2 3 ये तो पीछे चला गया, तो आप 1 2 3 प्रायोरिटी के ग्रुप किस सीक्वेंस में है, 1 2 3 प्रायोरिटी के ग्रुप क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है। तो अब मैं बता देता हूं, आफ्टर 1 इंटरचेंज, इंटरचेंज किया ना आपने किन ग्रुप्स में, किन ग्रुप्स में इंटरचेंज किया आप लोगों ने, इन ग्रुप्स की पोजीशन में इंटरचेंज किया, क्योंकि सीएस3 ग्रुप आप बिलो द प्लेन लाना चाहते थे। आपल्याला काय करायचं होतं, सीएस3 ग्रुपला सीएलच्या पोझिशनवरती बिलो द प्लेन आणायचं होतं। आपले रूल काय सांगतात, सीएल किंवा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक तर बिलो द प्लेन किंवा अबो द प्लेन पाहिजे, मग बिलो द प्लेन आणायचं होतं आपल्याला कोणाला, सीएस3 ग्रुप जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप आहे त्याला सीएलच्या पोझिशनवरती आणायचं होतं का, रूल सांगतात आहे की जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आहे तो बिलो द प्लेन असायला पाहिजे किंवा अबो द प्लेन असायला पाहिजे। आपल्याला त्याला बिलो द प्लेन आणणं इझी आहे, शेजारी शेजारी, म्हणून आपण बिलो द प्लेन आणण्यासाठी यांच्या पोझिशन एक्सचेंज केल्या, म्हणजे एकदा इंटरचेंज केलं। किती वेळा इंटरचेंज केलं, एकदा। वी हॅव डन इंटरचेंज हाऊ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, बरोबर ना। वी हॅव एक्सचेंज्ड पोझिशन ऑफ सीएल अँड सीएस3, या दोघांच्या पोझिशन इंटरचेंज केल्या की नाही का, वी वॉन्ट सीएस3 ग्रुप ओवर हियर एट द प्लेस ऑफ सीएल, यानी कि बिलो द प्लेन चाहिए सीएस3 ग्रुप, सीएस3 ग्रुप बिलो द प्लेन चाहिए, इसलिए इंटरचेंज किया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, इंटरचेंज किया कि नहीं, आया ना। ओके, तो आफ्टर वन इंटरचेंज, आफ्टर वन इंटरचेंज कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रायोरिटी ग्रुप आर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल जब आप क्या करना चाहते हो, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो द प्लेन या अबो प्लेन लाना चाहते हो, और जब आप इंटरचेंज करते हो एक इंटरचेंज अलाउड नहीं होता। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए बिना क्या करना है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बदले ना, लेकिन आपको बिलो द प्लेन लाना है किसको, या अबो द प्लेन लाना है किसको, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, तो एक इंटरचेंज नहीं दो इंटरचेंज करने चाहिए, तब जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ऐसा रूल है। आप लोगों ने तो एक ही इंटरचेंज किया और आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गया, आप लोगों ने एक ही कॉन्फ़िगरेशन किया, इसलिए आप एक ही इंटरचेंज किया और आपको ये ग्रुप जो 4th प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन मिल गया और आपको कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगा, तो आप कहोगे कि अब 1 2 3 प्रायोरिटी ग्रुप कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन यस होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया है, एक ही बार इंटरचेंज करके सीएल को यहाँ पे लाया है, बाकी दो ग्रुप की पोजीशन में आप लोगों ने इंटरचेंज नहीं किया, बाकी दो ग्रुप की पोजीशन में आप लोगों ने इंटरचेंज नहीं किया, इसलिए आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है एक बार इंटरचेंज करने के बाद, एक बार इंटरचेंज करने के बाद जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिला वो है आपका ऑब्जर्व, ये है आपका ऑब्जर्व। आपको एक्चुअल निकालना हो तो ऑब्जर्व के अपोजिट लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने एक ही बार इंटरचेंज किया है। जब आप लोग एक बार इंटरचेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जेव्हा तुम्ही एकदा इंटरचेंज करून लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन आणता, एकदा इंटरचेंज करून लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन आणता, तेव्हा तेव्हा एकदा जर इंटरचेंज केला असेल आणि मग एकदा इंटरचेंज केल्यानंतर जे कॉन्फिगरेशन तुम्हाला मिळतं, वॉट एवर द कॉन्फिगरेशन यू गेट दैट इज योर ऑब्जर्व, अपोजिट होगा उसके एक्चुअल, इसके अपोजिट क्या होगा, एक्चुअल। तो आपको दिख रहा है यस, लेकिन आपको कहना पड़ेगा आर, क्योंकि आप लोगों ने एक ही बार इंटरचेंज किया है, एक ही बार इंटरचेंज किया है। ग्रुप इंटरचेंज कितनी बार किया है, एक बार, तो आपका जो ऑब्जर्व है उसके अपोजिट क्या होगा, एक्चुअल। तो समझ में आया, इंटरचेंज करके पहले मैं सीएल की जगह पे सीएस3 लाया, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन लाया, एक बार इंटरचेंज करके फिर कॉन्फ़िगरेशन निकाला, वो मेरा ऑब्जर्व है। अब इसके अपोजिट क्या होगा, एक्चुअल। कुछ समझा, कुछ समझा रे, काही समजलं का, हे जे आलंय ते ऑब्जर्व आलंय, दिस इज माय ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन, मैंने एक ही बार इंटरचेंज किया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज किया है,
तो जो ऑब्जर्व है उसके अपोजिट मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसके अपोजिट मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसके अपोजिट मुझे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। ये रूल, नया रूल मैंने आपको समझाया, इंटरचेंज करके कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन प्लेन हो, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन प्लेन हो, उसको आपको बिलो द प्लेन लाना हो, आप लोगों ने एक ही बार इंटरचेंज किया और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आप बिलो द प्लेन लेके आए इंटरचेंज करके, तो आपको जो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उसके अपोजिट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में आया? कुछ समझा? आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ समझा? एक ही बार इंटरचेंज किया आपने, क्यों किया? आपका CH3 ग्रुप इन प्लेन था, उसको आपको बिलो द प्लेन लाना था, इसलिए आप लोगों ने CH3 एंड Cl की पोजीशन चेंज की, एक बार ही इंटरचेंज किया और आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन मिल गया S। ये है आपका ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन, इसके अपोजिट एक्चुअल लेना पड़ेगा। ऐसा ये नया रूल मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आया? अरे गाइस समझ में आया कि नहीं? यहां तक स्क्रीनशॉट करो, मैं लिख के देता हूं। स्क्रीनशॉट करो। हो गया? तो ये पार्ट रब कर देता हूं, ये वैसा ही रखता हूं। therefore therefore after one interchange, the configuration we get is observed configuration and actual configuration is taken opposite to observed। अपोजिट टू ऑब्जर्व लेना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मिला है, ये SH Cl CH3 CH2 CH3 फर्स्ट, ये यहाँ पे CH3 आया ना, यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे Cl गया, ये फोर्थ, ये Cl को सेकेंड, ये इसको थर्ड प्रायोरिटी। तो ये जो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन आया, ये आया है S। एक्चुअल क्या लेंगे? एक्चुअल लेंगे R। समझ में आया? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लेंगे R। कुछ समझा गाइस? कुछ समझा कि नहीं समझा? कुछ समझा? ये ऑब्जर्व कंसिडर करेंगे, एक ही बार इंटरचेंज किया, इसलिए जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेंगे वो ऑब्जर्व के अपोजिट लेंगे। कुछ समझा सबको? आया ना? हैव यू गॉट दिस? आई एम आस्किंग एवरीवन। आदित्य, अथर, कुछ समझा रे? ये नया रूल मैंने समझाया। गाइस हैव यू गॉट दिस? संस्कृति को समझा? साक्षी कुलकर्णी, गाइस हैव यू गॉट दिस? ठीक है, आई एम आस्किंग अथर्व एंड अदिति। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। अब हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? नाउ वी गाइस कैन डिस्कस व्हाट SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका रोल है। कॉन्फ़िगरेशन के बिना SN1 SN2 रिएक्शन नहीं स्टडी की जा सकती। समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रेरणा, प्रेरणा, ये तेरा 11th में हुआ था क्या प्रेरणा, RS कॉन्फ़िगरेशन? प्रेरणा, यू आर न्यू हियर, तुझे पता है कि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है वगैरह वगैरह? तेरा हुआ था 11th में? नहीं सर। ओके, इसके लेक्चर में पूरे के पूरे नया एक हैलोजन डेरिवेटिव करके फोल्डर करके अपलोड कर दूंगा। तुझे मैंने ऐप डाउनलोड करने को बोला है एंड रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे करने को बोला है।
जो इंस्ट्रक्शन दिए तुझे मैसेज में तेरे पापा को, वो फॉलो कर। तुझे हाँ ये सभी मैं अपलोड करके दूंगा। ये लेक्चर अभी तक 15 या 20 लेक्चर हो चुके होंगे, तो वो 15 या 20 लेक्चर देखने के बाद जितने दिन में तू कवर करेगी ये तुझे पता चल जाएगा। क्योंकि SN1 SN2 तो सुना है ना तूने, कि नहीं सुना है? नहीं सर, नहीं हुआ। न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सुना है कि नहीं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ वो सुना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो टाइप है SN1 एंड SN2, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप है जनरल आपके बुक में, या आपको नीट के लिए एज फार एज नीट एंड सीट इज कंसर्न, SN1 एंड SN2 ये दो टाइप है। वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ये जो टाइप है उनको ही कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म या तो SN1 हो सकता है या SN2। लेकिन हर टाइम रिएक्शन किए बिना सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देख के भी आप लोग उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 है कि SN2 है ये बता सकते हो। अगर आपको क्या पता हो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना पता हो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो आपको पता हो निकालना या आपको दिया गया हो, तो कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हो वेदर दैट रिएक्शन इज, वेदर दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गोज बाय SN1 मैकेनिज्म या इट गोज बाय SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 एंड SN2 ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के टाइप है। आपकी जो रिएक्शन है वो SN1 तरीके से हो रही है कि SN2, ये बताने के लिए आपके पास थ्योरेटिकली अगर आपके सामने सिर्फ रिएक्शन दी है और बोला बताओ ये रिएक्शन कैसे हो रही है SN1 के SN2, आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालना क्यों सिखाया इन लोगों को? कायरल कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप की अरेंजमेंट कैसी है, 4 ग्रुप 1 2 3 4 सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, और कॉन्फ़िगरेशन आर है कि यस, ये निकालना क्यों सिखाया इन लोगों को? इन लोगों को इसलिए सिखाया कि वो SN1 और SN2 डिटेल में स्टडी कर सके। समझ में आ गया प्रणीता? इसका रिलेशन किसके साथ है? SN1 SN2 के साथ। हाँ सर। तो ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में आपको मिलेंगे, 2-3 दिन बाद आप सभी देख सकोगे। मतलब हमारे जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट वो लोग भी देख सकेंगे, तू भी देख सकेगी। इन लोगों को आता है, तुझे नहीं आता, तो तू देख लेने के बाद तेरा इसका बेसिक तो हो जाएगा, एटलीस्ट ये 60-70% तुझे समझ में आने लगेगा क्या आगे का पार्ट। तो जितनी जल्दी हो सके 3-4 दिन बाद तू क्या कर, नेक्स्ट वीक तक वो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, वो अपलोड करने के बाद बता दूंगा सबको, आप देख लेना, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सभी को सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करने के वक्त आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बिफोर स्टडी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या। एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं, फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। लुक एट द रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लिखता हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, अब हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इन्हीं को बोला जाता है SN रिएक्शंस। क्या बोला जाता है? SN रिएक्शंस। अब ये SN है क्या? S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। समझ में आ गया? SN रिएक्शंस बोला जाता है किनको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। लुक एट द रिएक्शन R-X, ये किसका सिंबल है गाइस? ये किसका सिंबल है या किसका जनरल फॉर्मूला है? ये फटाफट बोलो, किसका जनरल फॉर्मूला है ये गाइस? कभी देखा है क्या R-X अल्किल ग्रुप को हेलोजन बॉन्डेड? अबे सिर्फ हेलोजन है क्या? भूषण, साक्षी, संस्कृति, गई भैंस पानी में। अरे सिर्फ एक्स है क्या? सिर्फ एक्स होता तो हेलोजन कह सकते थे गाइस। सिर्फ एक्स नहीं है, आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। सो क्या इसको क्या बुलाएंगे? इसको क्या बुलाएंगे? फटाफट बोलो, मुझे संस्कृति बताइए आंसर। हाँ बता दिया, बताओ सब, इसको क्या कहेंगे? आर यानी कि अल्काइल ग्रुप, एक्स यानी कि हेलोजन। जब हेलोजन आर ग्रुप को जुड़ा हुआ होता है वी कॉल इट एज अ हैलाइड। सो नाम क्या है? अथर, बता दे अथर।
आतर से बुलवाओ रे। हाँ सोहम, क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो अब जरा देखो इसके साथ में क्या रिएक्ट करता हूं। अब इसको ही मैं और एक अलग तरीके से दिखा सकता हूं। कैसे? ऐसे R-CH2 मतलब कार्बन एंड X, ये भी क्या है? अल्काइल हैलाइड ही है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? एक CH2 ग्रुप का, लेकिन इसमें भी ये अल्काइल ग्रुप ही है। ये बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप, ये छोटा वाला। इसमें R है, इसमें R के साथ CH2 ग्रुप भी है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड ही है। इसमें हेलोजन किसको बॉन्डेड है? देखो जरा, हेलोजन किसको बॉन्डेड है गाइस? हेलोजन किसको बॉन्डेड है? आर ग्रुप, अल्किल ग्रुप के कार्बन को, अल्किल ग्रुप के कार्बन को बॉन्डेड है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक हेलोजन की ज्यादा है कि कार्बन की? इसके साथ मैं किसको रिएक्ट करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विथ K प्लस एंड OH माइनस, एक्वियस KOH के साथ। तो मुझे बता दो पहले, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी एक्स की ज्यादा है कि कार्बन की? कौन बताएगा? हु इज हैविंग मोर एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी के बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, किसकी ज्यादा है? हेलोजन की, बराबर। तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच के कौन रखेगा? एक्स या कार्बन? कौन रखेगा खींच के? हु विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स या कार्बन? समझ में आ रहा है सबको? हु विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स या कार्बन? आई एम आस्किंग एवरीवन ना गाइज, आई नीड आंसर। आप आंसर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं जाऊंगा मैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो ये एक्स पुल करेगा कि कार्बन? अगर एक्स पुल कर रहा है, यू आर सेइंग दैट एक्स इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस बॉन्ड, सो एक्स कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा एंड कार्बन कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? एक्स विल एक्वायर विच चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर विच चार्ज? मुझे बताते वक्त ये ध्यान में रखो कि बॉन्ड टूटा नहीं है, तो मुझे बताते वक्त चार्ज जरा केयरफुली बता दो, बिकॉज मैंने बॉन्ड ब्रेक हुआ है ऐसा नहीं दिखाया है। कार्बन एंड हेलोजन आर स्टिल बॉन्डेड, तो हेलोजन के ऊपर कौन सा एंड कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है ये केयरफुली बता दो। हेलोजन विल एक्वायर, फटाफट बोलो, हेलोजन विल एक्वायर विच चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर विच चार्ज? तुम्ही बोला तोपर्यंत मी मस्त चहा पितो। ओके साक्षी मेहना, तू इकडे खूप आन्सर करते रे, पण पेपर मध्ये तुला काय होतं मला काही कळत नाही, इकडे इतकं आन्सर करते। फटाफट बोला। साक्षी, भक्ति, हिरकणी, अरे गाइस बॉन्ड ब्रेक होता तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपना तो लेके जाता, लेकिन कार्बन का भी लेके जाता कौन? एक्स। तब आप कह सकते थे कि निगेटिव चार्ज आएगा टोटल, लेकिन स्टिल कार्बन एंड हेलोजन आर बॉन्डेड। बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के रखी है, लेकिन पूरी की पूरी तरह नहीं आई है किसके पास? एक्स के पास, क्योंकि कार्बन एंड हेलोजन में बॉन्ड है, मतलब कार्बन के भी न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अट्रैक्शन है अभी, पूरी की पूरी तरह एक्स की तरफ नहीं आई है। इसका मतलब क्या? एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन पूरा निगेटिव नहीं आएगा। देयर यू आर, हिरकणी, ही कोणती मालिका आहे त्याच्यात त्याला तोच डायलॉग म्हणायची सवय आहे, देयर यू आर। वैसे मैं कह रहा हूं आज तुझे, देयर यू आर, बोल फटाफट, बोलो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सभी बोलो। बॉन्ड टूटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ पुल करके रखी हुई है, पूरी की पूरी तरह एक्स को मिली नहीं है। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन एक्स को मिलेगा, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। तो अभी तो दे आर बॉन्डेड, इफ दे आर स्टिल बॉन्डेड एक्स इज गोइंग टू एक्वायर विच चार्ज? पार्शियल निगेटिव, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना? दो तीन लोग ही बोलते हैं पार्शियल निगेटिव।
पार्शियल निगेटिव। बाकियों को समझा कि नहीं पता नहीं। अरे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट है कि नहीं? वही घरचा पाडायला लावता तुम्ही। अरे सांगा रे, मी एकदम बेसिक क्वेश्चन विचारतोय। आई एम आस्किंग यू वेरी बेसिक क्वेश्चन। कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा? अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? एकदम सिंपल क्वेश्चन विचारतोय ना, सांगता येईल का? बॉन्डेड आहेत, इलेक्ट्रॉन पर अट्रॅक्ट करून ठेवली आहे, पूर्णपणे आली नाहीये, म्हणजे एक्स वरती पूर्ण मायनस चार्ज असं नाही म्हणू शकत, कार्बन वरती पूर्ण प्लस चार्ज असं नाही म्हणू शकत, मग पूर्ण नाहीये पण पार्शल असेल की नाही? मग एवढं सांगणं अवघड आहे का रे? बाकीचे कुठे गेले? आदिती, संस्कृती, सोहम, अथर्व, बाकीचे फ्रॉम शिरूर, ऋग्वेदा आहे क्या तू? होय ऋग्वेदा, तो ऐसा बोलो ना फटाफट, बिना कुछ बोले आप, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया ना, कार्बन को दे दिया पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन को दे दिया पार्शियल निगेटिव, करेक्ट? तो अब मुझे बोलो फटाफट कि OH माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, OH माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो OH माइनस अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा या हाइड्रोजन को? किसको देगा? और OH माइनस के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, निगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो निगेटिव यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन किसको देगा? फटाफट। कुछ नहीं बोल रहे, वापस वही। अरे किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। तो अब आपने कहा कार्बन के ऊपर, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कार्बन को, तब कार्बन क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड की जिसमें अपना भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि अपना भी इलेक्ट्रॉन किसको लेके जाने देगा? OH माइनस जब देगा तो ये X को लेके जाने देगा, यस और नो? तो X की जगह पे कौन आएगा? OH, यस और नो? बाकी एज इट इज। आया ना, आया ना? इसमें हाइड्रोजन वगैरह है क्या? है कुछ नहीं, लेकिन X की जगह पे OH आएगा, और जो X माइनस बाहर गया वो K प्लस के साथ क्या बना देगा? K प्लस एंड X माइनस, K प्लस एंड X माइनस, यानी कि यू कैन कॉल इट एज अ KX एज अ बाय प्रोडक्ट बना देगा, यस और नो? करेक्ट, जो भी लिखा मैंने करेक्ट लिखा। जब OH माइनस का ऑक्सीजन अपनी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर इस कार्बन को देगा, तब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन X लेके जाएगा, यानी कि X अपना तो लेके जाएगा लेकिन इसका भी लेके जाएगा, यस और नो? तब जाके X माइनस बाहर जाएगा, वो X माइनस K प्लस के साथ KX बना देगा, और X की जगह पे OH आएगा। सबको समझा? सबको समझा? सबको समझा? इसका मतलब
OH माइनस donates electron pair to electron deficient कार्बन, उसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्फा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्फा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, यस और नो? कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, उसको OH माइनस ने इलेक्ट्रॉन पेयर दी। और जब कोई भी निगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव या फिर कंप्लीट पॉजिटिव कार्बन को जब कोई निगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। देयरफॉर OH माइनस एक्ट्स एज क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? एनी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या? ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर जो आउटर शेल में है लेकिन जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटली दी जा सकती है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट करके एक एक करके बॉन्ड में यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट करके एक एक करके बॉन्ड में यूज नहीं किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं तो दोनों के दोनों देने पड़ेंगे, ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर। तो नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एक्स्ट्रा लोन पेयर इफ डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन deficient carbon, then it is, ऐसे नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को then it is called as न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? ऐसा कोई नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को जिसपे पार्शियल पॉजिटिव है या कंप्लीट पॉजिटिव है, ऐसे कार्बन को जब कोई नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल की? न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? गाइस आई एम आस्किंग यू, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन समझ में आ गई? न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? आया ना? चलो स्क्रीनशॉट करो फटाक से, चलो कर लो स्क्रीनशॉट और यहां पे लिखता हूं therefore it's an SN रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन कौन सी है? SN मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे जो OH माइनस है कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रन पेयर दे रहा है, यानी कि OH माइनस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब हम लोगों ने X निकाल के न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में OH ऐड किया है, X निकाल के OH माइनस ऐड किया है, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया हम लोगों ने, X की जगह पे क्या ऐड किया है? X की जगह पे क्या लाया है? OH ग्रुप विच इज न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आ गया? जिस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप निकाल के उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? जो सब्स्टिट्यूट किया वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूट किया वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? समझ में आ गया? कर लो स्क्रीनशॉट। सबका हो गया?
स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया, रब करता हूं हाँ? और आपको वापस डिफरेंस समझाता हूं न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में, फटाफट। तो अब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। देखो ऐसा कार्बन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डिविजन, उसको OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, या इस कार्बन को, कौन, इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन डिविजन अल्फा कार्बन है इसको NH3, अमोनिया, जिसका अमोनिया के पास क्या है, ये क्या है, लोन पेयर, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, तो इसको दे दिया। या फिर ये कौन है, कार्बन जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रोफिलिक या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनको OH माइनस ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। या फिर इसको दे दे, या फिर इसको दे दे, और ये भी चलेगा कि NH3 इसको दे दे, तो OH माइनस को भी क्या कहेंगे, कहेंगे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस इस केस में भी क्या, कार्बन को ही दे रहा है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये दो कार्बन जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है, लेकिन OH की जगह पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन को ही दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन को, ये भी इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन को, तो इसे भी कहेंगे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ऐसा कहेंगे। समझ में आ गया। जब भी कोई निगेटिवली चार्ज आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है, वो अपनी लोन पेयर किसको, अपनी लोन पेयर किसको, इलेक्ट्रॉन डिविजन कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज है, या पॉजिटिव कार्बन जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे कार्बन, यानी कि ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डिविजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिविजन है, ये कम इलेक्ट्रॉन डिविजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिविजन है, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले निगेटिवली चार्ज आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों को क्या कंसिडर किया जाता है, दोनों को कंसिडर किया जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो NH3 इज आल्सो एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस OH माइनस आर आल्सो एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, समझ में आ गया न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे। ये OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे NH3 भी न्यूक्लियोफाइल ही है। समझ में आ गया सबको, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, समझ में आ गया सबको। आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझा, आया ना, सबको समझा, अरे आया ना। संस्कृति, सोहम, साक्षी कुलकर्णी, साक्षी मैना, वैष्णवी, जानवी हिरकनी, भक्ति, अथर, आदिति, सुप्रिया, साक्षी, प्रेरणा कुछ समझा, प्रेरणा कुछ तो समझा, प्रेरणा कुछ तो समझा, हाँ सर। ये पार्ट तो समझ, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो, कल बेस बताता हूं, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 की तरफ जाना है। ये बेस मैंने आपका बेसिक बना दिया, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे होते बता दिया, कल बेस कैसे बता दूंगा, ये OH माइनस कब बेस करके एक्ट हो सकता है ये भी बता दूंगा, ठीक है। चलो ये स्क्रीनशॉट करो, दिस इज इनफ। हो गया,
ठीक है, तो दिस इज इनफ। कल मॉर्निंग 6:35 को क्या, कल मॉर्निंग 6:35 को क्या, फिजिकल। एंड अब क्या, कल इवनिंग को क्या, ये कंटिन्यू करेंगे। बाय गाइस, आई होप ये समझ में आया होगा।